एवरीवन, सो टुडे वी विल बिगिन विद द टॉपिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चिक्स। तो चिक्स की जब डेवलपमेंट होती है, चिक की जब फॉर्मेशन होती है, तो उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है वो कौन सी बनती है। उससे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट किस में होती है, वो प्रेजेंट होती है एमनियोट्स में। मतलब जिन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है उनको हम एमनियोट्स बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, इनके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम इसको एमनियोट्स बोलते हैं, क्योंकि जनरली एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है दैट इज एमनियन। ठीक है, उसकी वजह से नाम हो गया एमनियॉन्स। ये रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में प्रेजेंट होती है। क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि ये हेल्प करती है उनको टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल में सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, जो इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक फिशेज, एम्फिबियंस, वो अपने एग्स जो है ना वो वाटर में ले करते हैं। तो वो वहाँ पे मैकेनिज्म्स होते हैं, डिफरेंट अलग अलग तरीके होते हैं, जिसकी वजह से एग्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, थोड़ा डेसिकेशन से बचे रहते हैं। ठीक है, लेकिन टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल में जैसे ही ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं तो उनकी बॉडी में एक डिफरेंट एडाप्टेशन हम कह सकते हैं कि जो हमें देखने के लिए मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अब ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है क्या? ये बॉडी की ही, मतलब जो सेल की ही जो लेयर्स होती हैं उनकी एक्सपेंशन है। तो बेसिकली दीज आर द एक्सपेंशन ऑफ पेरिफेरल surfaces या body layers. ठीक है, so the blastoderm besides forming the embryo give rise to certain other structure. blastoderm से embryo बन रहे हैं, embryo के सारे organs वगैरह सब बन रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे structures बन रहे हैं जो embryo का कोई organ नहीं बना रहे, embryo का कोई structure नहीं बना रहे, which does not takes part in the formation of embryo but are external to the developing embryo. ये developing embryo के बाहर, अगर यहाँ पे वो embryo है तो ये layers जो है वो उसके आसपास है। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डेवलपिंग लेयर्स बन रही हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। दीज मेम्ब्रेन्स आर एसेंशियल। ये मेम्ब्रेन एसेंशियल क्यों है? ताकि जो एम्ब्रियो है वो प्रॉपर्ली कंप्लीटली डेवलप कर सके, उसको न्यूट्रिशन मिले, एक्सक्रीशन हो सके, रेस्पिरेशन हो सके, प्रिवेंशन मिल सके फ्रॉम डेसिकेशन एंड कंफ्यूजन्स। तो बेसिकली न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए ये मेम्ब्रेन्स बन रही हैं। और यहाँ पे बेसिकली 4 मेम्ब्रेन्स फॉर्म होती हैं, एमनियन, कोरियन जिसको हम सेरोसा भी बोलते हैं, एलांटियोस एंड योक्सैक। ठीक है, एमनियन, कोरियन, एलांटियोस एंड योक्सैक। अब मेम्ब्रेन्स को पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा इंट्रो आपको लेना पड़ेगा कि ये मेम्ब्रेन बन कैसे रही है, क्योंकि इसको डिटेल में समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, स्पेशली फॉर दोज हु आर डूइंग दिस डेवलपमेंटल बायोलॉजी और इसके टॉपिक्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, ड्यूरिंग न्यूरलेशन ऑफ चिक, जब न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन होता है जिस स्टेज में, उस स्टेज में मीजोडर्म जो है वो स्प्लिट होते हैं। देखो बेटा, ये आपको पता है कि ये जितने ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे ट्रिप्लोप्लास्टिक है। ठीक है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है तो मतलब बॉडी के अंदर 3 लेयर्स हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, ये 3 लेयर्स प्रेजेंट है। उनमें से मीजोडर्म जो है वो स्प्लिट होता है, और मीजोडर्म के स्प्लिट होने से बनती है बीच में सीलोमिक कैविटी, और इसके भी 2 अलग अलग प्रोसेस होते हैं। नॉट गोइंग इनटू दैट थिंग अभी। तो मीजोडर्म स्प्लिट होगा, और मीजोडर्म के स्प्लिट होने से सपोज करो यहाँ पे ये एक लेयर हो गई हमारी एक्टोडर्म, सबसे बाहर वाली। ठीक है, फिर सबसे अंदर वाली लेयर हो गई एंडोडर्म। ओके, और ये मिडल वाली लेयर हो गई हमारी मीजोडर्म। ठीक है, अब मीजोडर्म क्या होगा? मीजोडर्म ना स्प्लिट होगी 2 लेयर्स में, तो ये स्प्लिट होके 2 लेयर्स बनेंगी। एक लेयर आउटर हुई, एक लेयर इनर हुई। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखो, द मीजोडर्म स्प्लिट इनटू आउटर सोमैटिक लेयर ऑफ मीजोडर्म। जो आउटर लेयर बन रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं? आउटर सोमैटिक लेयर, लाइंग एट द इनर साइड ऑफ एक्टोडर्म। ये एक्टोडर्म के इनर साइड पे। ठीक है, एंड इनर स्प्लैनिक लेयर ऑफ मीजोडर्म लाइंग आउटर टू द एंडोडर्मल लेयर। और जो अंदर वाली मीजोडर्म की लेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं? स्प्लैंक्निक लेयर, स्प्लैंक्निक लेयर। और वो अगर आप देखो तो इट लाइज, ये एक्टोडर्म है ब्लू वाली, इसके बाहर लाई कर रही है, इट लाइज आउटर टू द, सॉरी एंडोडर्म नॉट एक्टोडर्म। ठीक है, तो मीजोडर्म की जो 2 लेयर्स फॉर्म हुई उसमें से बाहर वाली को हमने नाम क्या दिया? आउटर सोमैटिक लेयर, और जो अंदर वाली थी उसको हमने नाम क्या दिया? इनर स्प्लैंक्निक लेयर। ठीक है, बोथ दीज मीजोडर्मल लेयर एनक्लोज अ सीलोमिक स्पेस बिटवीन देम। नाउ द सोमैटिक लेयर, मतलब कि मीजोडर्म की जो बाहर वाली लेयर है वो कौन सी है? सोमैटिक लेयर। एंड द एक्टोडर्म आर कलेक्टिवली नोन एज सोमैटोप्लूर। तो ये जो बाहर वाली 2 लेयर्स होंगी, एक सेकेंड, सबसे बाहर हमने बनाई थी एक्टोडर्म, उसके अंदर हमारी आ गई ये आउटर लेयर ऑफ मीजोडर्म। ठीक है, उसके अंदर हम ले लेते हैं इनर लेयर ऑफ मीजोडर्म, और सबसे अंदर आ गई हमारी एंडोडर्म। ठीक है, तो मीजोडर्म जो थी वो 2 में स्प्लिट हो गई। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जो 2 लेयर्स हैं, बाहर वाली एक्टोडर्म और आउटर लेयर ऑफ मीजोडर्म, दैट इज जो सोमैटिक लेयर है, इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? सोमैटोप्लूर। वाइल द स्प्लैंक्निक लेयर ऑफ मीजोडर्म, मीजोडर्म की जो अंदर वाली लेयर है और जो एंडोडर्म है, इन दोनों को हम कलेक्टिवली बोलेंगे स्प्लैंक्नोप्लूर।
एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एवियन ब्लास्टोडर्म, यहाँ पे हम बर्ड्स की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली टिक्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन बर्ड्स, द सोमैटोप्लोर मतलब कि ये जो बाहर वाली 2 लेयर्स है, एंड द स्प्लैंक्नोप्लोर मतलब कि ये जो अंदर वाली 2 लेयर्स है, ग्रेजुअली स्प्रेड पेरिफेरली ओवर द योक मास, ये योक मास के आसपास पूरा स्प्रेड होना शुरू हो जाती है, फार बियॉन्ड द एरिया वेयर द बॉडी ऑफ द एम्ब्रियो इज टेकिंग फॉर्म, जहाँ एम्ब्रियो बन रहा है उससे दूर 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 पूरे एग को ये कवर करते हुए लेयर्स जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाती है, एंड दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बिगिन। ठीक है, तो अगर हम बात करें शॉर्टली, द एम्ब्रियो प्रॉपर बिगिंस टू बी अंडरकट बाय अ सीरीज ऑफ बॉडी फोल्ड दैट सर्व्स टू डिलिमिट द एम्ब्रियोनिक रीजन। धीरे धीरे करके एम्ब्रियो जो है उसके आसपास अगर आप देखो ये फोल्ड्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जो उसके एम्ब्रियोनिक रीजन को थोड़ा सा लिमिट कर देते हैं, फ्रॉम द मोर पेरिफेरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटोप्लोर एंड स्प्लैंक्नोप्लोर। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी फोल्ड्स द 2 लेयर्स ऑफ चिक डेवलप इनटू 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। जब ये बॉडी फोल्ड होनी शुरू हो जाती है, अगर आप यहाँ पे देखो एम्ब्रियो मार्क करा हुआ है इसको, और आपने पढ़ा हुआ होगा कि एम्ब्रियो जो है वो धीरे धीरे करके उसमें फोल्डिंग होनी शुरू हो जाती है, यहाँ से वो फोल्डिंग हो रही है और धीरे धीरे करके ये जो लेयर्स है वो स्प्रेड होकर उसको पूरा एनक्लोज कर लेंगी। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, डेवलपमेंट ऑफ एमनियन एंड कोरियन। तो अब हम बात करते हैं 2 लेयर्स की, दैट इज एमनियन और कोरियन। द ओरिजिन ऑफ एमनियन एंड कोरियन डेवलप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटोप्लोर। तो यहाँ पे कौन सी लेयर इन्वॉल्व है? सोमैटोप्लोर। और जब हम बात कर रहे हैं सोमैटोप्लोर की तो हमारा मतलब है आउटर लेयर ऑफ मेसोडर्म प्लस एक्टोडर्म। ठीक है, ये 2 लेयर्स मिलकर सोमैटोप्लूर बनी थी। अराउंड 30 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटोप्लूर ऑफ द ब्लास्टोडर्म राइजेस अप इन फ्रंट ऑफ द एम्ब्रियो एज फोल्ड। एम्ब्रियो के आगे की तरफ ये ऐसे फोल्ड बनाना शुरू कर देंगी ये वाली लेयर सोमैटोप्लूर की। द फोल्ड ग्रोज एंड फॉर्म्स एन आर्क ओवर द एम्ब्रियो। ये फोल्ड ग्रो होता रहेगा और एम्ब्रियो के ऊपर क्या बन जाएगी? एक आर्क बन जाएगी। ठीक है, इट फॉर्म्स अ डबल सोमैटोप्लूरिक हुड कॉल्ड द सेफेलिक एमनियोटिक फोल्ड। ये जो है वो एक हुड की तरह, एक कैप की तरह बनने लग जाएगा, डबल लेयर मतलब इस टाइप से। ठीक है, तो ये बन रहा है और इसको हम क्या बोल रहे हैं? सेमेटिक एमनियोटिक फोल्ड। एज दिस फोल्ड ग्रेजुअली एक्सटेंड बैकवर्ड। अभी देखो अभी आगे की तरफ आ रहा था, वैसे भी अगर आप कोरिलेट करने की कोशिश करो, सेफेलिक वर्ड जो होता है ना वो हेड ब्रेन इस रीजन को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो जब एम्ब्रियो के आगे की तरफ ये हुड बन रही है, एक्सपेंशन हो रही है, उसको हमने बोला सेफेलिक एमनियोटिक फोल्ड। लेकिन जैसे जैसे ये पीछे की तरफ होगा, टेल के रीजन की तरफ, जब मान लो यहाँ पे एम्ब्रियो है, ठीक है, जब ये पीछे की तरफ एक्सपैंड होना शुरू होगा तब हम उसको बोलेंगे कॉर्डल, एक सेकेंड जी, एक्सटेंडिंग बैकवर्ड, इट्स कॉर्डली एक्सटेंडिंग साइड लिम्स कॉल्ड लेटरल एमनियोटिक फोल्ड, आर्क ओवर द एम्ब्रियो ओवर द फ्रॉम द ईदर लेटरल साइड। तो देखो जब पीछे की तरफ जाएगा ना, बैकवर्ड की तरफ जाएगा, उसका नाम होगा कॉर्डल एमनियोटिक फोल्ड। और जब साइड्स पे एक्सपेंशन होगी, साइड्स पे ये लेयर्स एक्सपैंड कर रही है, तो हम उसको बोलेंगे लेटरल एमनियोटिक फोल्ड। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सोमैटोप्लूरिक हुड है उसने आगे के रीजन को कवर करा, तो हमने बोला सेफेलिक एमनियोटिक फोल्ड। एज दिस फोल्ड ग्रेजुअली एक्सटेंड बैकवर्ड, जैसे जैसे ये पीछे की तरफ एक्सटेंड करेगा, लेकिन पीछे की तरफ एक्सटेंड, अब मान लो ये आगे की तरफ है, अब पीछे की तरफ एक्सपेंड करते हुए साइड से तो एक्सटेंड होके ही जाएगा। तो जब ये लेटरल साइड्स पे लिम्स की तरफ से ये फोल्ड्स बन रहे हैं, उनको हमने क्या बोला? लेटरल एमनियोटिक फोल्ड विच आर्क ओवर द एम्ब्रियो फ्रॉम ईदर लेटरल साइड। ये जो लेटरल फोल्ड है वो लेटरल साइड से आर्क बना रही है। अ सिमिलर फोल्ड और एलिवेशन ओवर द टेल अपीयर्स। टेल की तरफ भी ऐसे सिमिलर हमें फोल्ड या एलिवेशन या पेरिफेरल एक्सपेंशन देखने के लिए मिल रही है, जिसको हम बोलेंगे कॉर्डल एमनियोटिक फोल्ड्स। ऑल दीज एमनियोटिक फोल्ड कन्वर्ज एंड फ्यूज ओवर द एम्ब्रियो। और ये जो फोल्ड्स है वो अब मान लो एंटीरियर साइड से और डॉर्सल पोस्टीरियर साइड से, लेटरल साइड से, सारी तरफ से फोल्ड एक्सपैंड हो रहे हैं और ये पूरे एम्ब्रियो को जो है वो कवर कर रहे हैं, एनक्लोज कर रहे हैं, एनक्लोजिंग इट विद इन 2 शीट्स ऑफ सोमैटोप्लोर फ्रॉम ऑल साइड्स एक्सेप्ट द रीजन ऑफ योक स्टॉक। सिर्फ एक योक स्टॉक का रीजन होगा जहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर डायग्राम देखने की स्टार्ट करो, यहाँ पे भी बहुत क्लियर लेयर्स नहीं नजर आएंगे, बिकॉज ये जो डायग्राम है वो बिल्कुल अर्ली चेक एम्ब्रियो का है। ठीक है, जहाँ पे बस हल्का हल्का में नजर आ रहा है, जैसे ये पार्ट है हमारा एम्ब्रियो का। अब यहाँ से अगर आप देखो, जो उन्होंने बोला था कि हुड शेप स्ट्रक्चर, तो वो इधर से जो एक्सपेंशन है वो नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटोप्लोर, तो ये बाहर वाला डबल लेयर बन रही थी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्नोप्लोर अंदर वाली लेयर बन रही है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो कैविटी आ गई वो आ गया सिलोम, उसके बाहर एल्बुमिन की लेयर है, ये पूरा है योक रीजन, और उसके अलावा अंदर वाली लेयर हमारी एंडोडर्म, बाहर वाली एक्टोडर्म, और बीच में आ गई मेसोडर्म। ठीक है, और बिल्कुल बाहर एक लेयर दैट इज विटेलिन मेम्ब्रेन। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट हाँ आपको ये लेबलिंग थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी आई गेस, क्योंकि जो 2 लेयर्स बन रही हैं वो बाहर वाली, और ये देखो आपको ऐसे दिखाया हुआ है ये डॉटेड। ठीक है, तो ये एक्टोडर्म है और ये मेसोडर्म की लेयर है, इसने मिलकर क्या बनाया? सोमैटोप्लोर। अब जो अंदर वाली है ये एंडोडर्म, यहाँ पे मेसोडर्म, तो ये जो लेयर होगी वो कौन सी हो गई? स्प्लैंक्नोप्लोर। ठीक है, द फ्यूजन ऑफ एमनियोटिक फोल्ड्स प्रोड्यूस 2 सैटेलाइट मेम्ब्रेन्स एंड 2 कैविटीज। जब ये एमनियोटिक फोल्ड्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से 2 बैग लाइक मेम्ब्रेन्स बन जाती हैं और 2 कैविटीज बन जाती हैं। द इनर सोमैटोप्लोरिक शीट बिकम्स द एमनियन। अब जैसे जैसे डबल लेयर बन रही है, तो जो अंदर वाली शीट है, अंदर वाली लेयर बनेगी वो बनेगी एमनियन, और जो बाहर वाली लेयर है वो बना देगी हमारी कोरियन। द कैविटी बिटवीन एमनियन एंड द एम्ब्रियो इज लाइन्ड बाय एक्टोडर्म।
जो एमनियन और एम्ब्रियो के बीच की जो कैविटी है, ठीक है, एमनियन है और जो एम्ब्रियो, यहाँ पे एम्ब्रियो है, इनके बीच की जो कैविटी है, यहाँ पे कौन सी लेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है एक्टोडर्म, और ये इस स्पेस को हम बोलेंगे एमनियोटिक कैविटी। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एमनियोटिक फ्लूइड। वाइल द कैविटी लाइंग बिटवीन एमनियन एंड कोरियन, ये एमनियन लेयर है, ये कोरियन लेयर है, इसके बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे कोरियोनिक कैविटी। इट रिमेन्स लाइन बाय मेसोडर्म ऑफ स्टोमेटोफ्लूइड, ये किसके बीच में है, मेसोडर्म के बीच में, एंड स्प्लैंक्नोफ्लूइड। एक्चुअली इट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम। As the amnion and chorion form, the somatofluid continues to grow peripherally and laterally until it completely covers the embryo. ये layers बननी शुरू होती है, जैसे हमने पढ़ा था कि पहले आगे वाली साइड पे एक्सपैंड हो रहा है, फिर लेटरली एक्सपैंड होते होते पीछे की तरफ एक्सपैंड हो रहा है, और ओवरऑल वो पूरे एम्ब्रियो को कवर कर रहा है। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें, हमने ये देखा कि एमनियन और कोरियन बनते कैसे हैं। एमनियन और कोरियन के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होगी दैट इज एमनियोटिक सॉरी, एमनियन और एम्ब्रियो के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होगी वो होगी एमनियोटिक कैविटी। एमनियन और कोरियन के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होगी वो होगी कोरियोनिक कैविटी। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्वियसली फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें इन लेयर्स का रोल क्या है, एमनियन प्रोटेक्ट करते हैं एम्ब्रियो को फ्रॉम डेसिकेशन एंड सडन टेम्परेचर चेंजेस। ये एम्ब्रियो को, जो फीटस है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है डिहाइड्रेट होने से। ठीक है, इट इज एफिशिएंट, इट एक्ट एज एफिशिएंट शॉक एब्जॉर्बर, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड कंसिडर होते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की कंडीशन में। ठीक है, जब तक एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, फीटस डेवलप हो रहा है, तो उसके आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोई भी फ्लूइड हो, अगर आपने CSF के बारे में भी पढ़ा हो, जो भी हमारी बॉडी के फ्लूइड होते हैं उनका एक मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। द शेल एंड द शेल मेम्ब्रेन आर प्रोटेक्टिव एंड प्रिवेंट डेसिकेशन, अगेन डेसिकेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं। मेसोडर्म ऑफ एमनियन ड्यूरिंग लेटर डेवलपमेंट फॉर्म मसल सेल्स। जो मेसोडर्म है, यहाँ पे जो मेसोडर्मल लेयर इन्वॉल्व है वो लेटर ऑन क्या बनाएगा, मसल सेल्स बनाएगा, जो आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना शुरू करेंगे रिदमिकली, रॉकिंग द एम्ब्रियो विद इन द एमनियोटिक फ्लूइड सो एज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एडिशन टू द एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ये जो एम्ब्रियो है ना, ठीक है, जैसे ये एम्ब्रियो है, आसपास है एमनियन, उसके यहाँ पे पूरा आ गया एमनियोटिक फ्लूइड, तो इसके अंदर ये जो फीटस है वो थोड़ा थोड़ा मूव करता रहेगा इन मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से, ताकि ये जो फीटस है वो किसी भी मेम्ब्रेन के साथ अटैच ना हो जाए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो, एक ये सिंपल सी पिक्चर है जिससे मे भी आपको समझ में आए कि सेंटर में एम्ब्रियो है, उसके आसपास जो लेयर है वो सोमैटिक मेसोडर्म और एक्टोडर्म से बनी हुई एमनियन की लेयर है, और यहाँ पे एमनियोटिक कैविटी प्रेजेंट है जिसके बीच में एम्ब्रियो। और हमने पढ़ा था कि एमनियन कहाँ पे नहीं होते, सिर्फ वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती जहाँ पे योक स्टॉक होता है। इधर नीचे की तरफ ना पूरा योक होगा, और ये रीजन है योक स्टैक का, तो यहाँ पे ये लेयर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो एमनियन वाली लेयर है वो इधर है, इस रीजन में ये प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। जो नेक्स्ट लेयर है वो हमारी है एलांटियोस। अबाउट द थर्ड डे ऑफ इंक्यूबेशन द फ्लोर ऑफ एंडोडर्मल हिंडगट बिगिन टू बल्ज एज अ ब्लैडर एंड कॉल्ड द एलांटियोस। नियरली थर्ड या फोर्थ डे में क्या होता है, जो एंडोडर्मल हिंडगट है, अब यहाँ पे जो लेयर इन्वॉल्व है वो कौन सी है, एंडोडर्मल, तो यहाँ पे एंडोडर्मल रीजन जो है वो बल्ज की तरह बनना शुरू होगा, और कौन सी लेयर बनाएगा, एलांटियोस। द एलांटियोइक इमेजिनेशन इज फॉर्म फ्रॉम द स्प्लैंक्नोप्लूर दैट इज इनर लेयर ऑफ एंडोडर्म एंड आउटर लेयर ऑफ मेसोडर्म। तो बेसिकली ये जो लेयर है एलांटोइक लेयर जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, स्प्लैंक्नोप्लूर से। और अगर आपको याद हो, अभी हमने पढ़ा था स्प्लैंक्नोप्लूर किससे बना होता है, ये जो एंडोडर्म है और जो मेसोडर्म है, एंडोडर्म और मेसोडर्म की लेयर से। ठीक है, तो यहाँ पे एंडोडर्म और मेसोडर्म प्रेजेंट है। इट ग्रोज रैपिडली एंड स्प्रेड इनटू एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, ये स्प्रेड कर रहा होता है, और एम्ब्रियोनिक सीलोम जो एम्ब्रियोनिक स्पेस है उसके अंदर स्प्रेड हो रहा होता है। द स्पेस बिटवीन द योक सैक, एमनियन एंड कोरियन, मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम मतलब जो योक सैक, एमनियन और कोरियन को छोड़ के जो बाकी का स्पेस एक के अंदर बच रहा होता है वहाँ पे। द डिस्टल पार्ट ऑफ एलांटियोस एक्सपैंड एंड रिमेन कनेक्टेड विद द हिंडगट ऑफ द एम्ब्रियो बाय मींस ऑफ नैरो एलेंटोइक स्टॉक। इसका जो डिस्टल पार्ट है, जो बैक एंड पार्ट है, वो जो है वो हिंडगट से कनेक्टेड रहता है थ्रू अ नैरो स्टॉक। व्हेन द बॉडी फोल्ड कॉन्ट्रैक्ट, जब एम्ब्रियो जो है वो फोल्ड हो रहा होता है और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, एम्ब्रियो इज सेपरेटेड फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट्स, द एलेंटोइक स्टॉक इज एनक्लोज्ड टुगेदर विद द स्टॉक ऑफ योक सैक और एन अम्बिलिकल कॉर्ड इज फॉर्म्ड। तो जिस टाइम पे एम्ब्रियो फोल्ड हो रहा होता है ना, तो एम्ब्रियो, क्योंकि साथ के साथ देखो ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है ये प्रोटेक्शन के लिए बन रही है, लेकिन उसके साथ एम्ब्रियो तो अपने वे में डेवलप हो रहा है, ग्रो हो रहा है, और जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है तो साथ के साथ उसमें फोल्डिंग्स हो रही होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे ये जो एलेंटोइक स्टॉक है वो या तो फ्यूज हो जाती है योक सैक के साथ, या उसके साथ ही एक साइड पे आ जाती है, और क्या बन जाती है, अम्बिलिकल कॉर्ड। एज द एलेंटोइस वेसिकल एनलार्ज एंड स्प्रेड आउटवर्ड, इट डिस्टल पार्ट्स बिकम फ्लैटन एंड expand between the amnion and yolk sac on one side and chorion on the other side। तो बेसिकली ये पता क्या होता है, ये ना बीच में आ जाता है, एक तरफ इसके होता है एमनियन और योक सैक, दूसरी तरफ इसके होता है कोरियन। धीरे धीरे करके ये एनलार्ज हो रहा होता है, और इसको जगह कहाँ पे मिलती है, ऑब्वियसली जहाँ स्पेस मिलेगी ये वहीं स्प्रेड हो रहा होगा। तो ये जब स्प्रेड होता है तो इसके एक साइड पे प्रेजेंट होता है एमनियन और योक सैक, और दूसरी साइड पे प्रेजेंट होता है कोरियन। ड्यू टू दिस स्प्लैंक्निक मेसोडर्म ऑफ द एलेंटोइस फ्यूजेस विद द इनर सोमैटिक मेसोडर्म ऑफ द कोरियन टू बिकम एलेंटोकोरियन। और धीरे धीरे करके ये जो लेयर है वो एक तरफ
क्योंकि अब अगर यहाँ पे एलेंटॉइस लेयर है, इसकी एक तरफ कोरियोन है, इस तरफ एक तरफ एमनियन सैक है, कोरियोन और इसकी लेयर फ्यूज होती है, मिल जाती है, और उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, एलेंटोकोरियोन. एलेंटोकोरियोन ग्रोज अराउंड द एल्बुमिन ऑफ द एग टू एनक्लोज इट इन एन एल्बुमिन सैक. इट एड्स इन एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एल्बुमिन. ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, एल्बुमिन को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये पूरे एल्बुमिन को सराउंड करते हुए ये वाली लेयर स्प्रेड हो जाती है. द एलेंटॉइस बिकम हाईली वैस्कुलर ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ ब्लड वेसल्स इन स्प्लैंक्टोफ्लोर. ये ब्लड वेसल से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड होता है. ठीक है, तो इस वाले में, इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ एलेंटॉइस नजर आ रहा है एक तरफ. ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो, एक तरफ इसके योक सैक है, दूसरी तरफ इसके एमनियोटिक या कोरियोन लेयर है. ठीक है, अभी एक और पिक्चर आएगी जिसमें ये हमें और क्लियरली विजिबल होगा. इट ऑल्सो रिसीव्स अ पेयर ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, it also receives a pair of allantoic or umbilical arteries and its blood is returned into a pair of allantoic or umbilical veins. अब यहाँ पे क्योंकि ब्लड वेसल से कनेक्टेड है, ठीक है, तो यहाँ पे आर्टरीज, जो ब्लड जिन वेसल्स के थ्रू आ रहा है उसको हमने नाम क्या दे दिया, एलेंटोइक आर्टरीज, और ब्लड जब वापस जा रहा है उसको हम नाम दे देंगे एलेंटोइक वेन्स. द कोरियो एलेंटोइक सर्कुलेशन कंटिन्यूज अंटिल द चिक ब्रेक्स द एक्शेल एंड बिगिन टू ब्रीथ द सराउंडिंग एयर. ठीक है, उसके बाद दस द umbilical close, umbilical vessels close, the circulation ceases and the allantois dries up. फिर उसके बाद क्या होता है, umbilical vessels जो है वो बंद हो जाती है, सर्कुलेशन रुक जाता है, और ये allantois लेयर जो है ये पूरी ड्राई हो जाती है, सेपरेट्स द बॉडी ऑफ द यंग चिक, और ये यंग चिक से हट जाती है. एट द टाइम ऑफ हैचिंग द allantoic vesicle with excretory waste is detached from allantoic stalk. और जब एग हैच होता है तो ये जो वेसल्स हैं ये सारी डिटैच हो जाती है फ्रॉम स्टॉक. ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की. नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ एलेंटॉइस. एलेंटॉइस जो है वो यूरिनरी ब्लैडर का काम करता है, यूरिक एसिड वगैरह जो भी वेस्ट है बेसिकली एक्सक्रीशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है. तो जितना भी यूरिक एसिड वगैरह विच इज दस प्रिवेंटेड फ्रॉम एस्केपिंग इनटू अदर पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो वेयर इट माइट बी हार्मफुल. अगर ये बॉडी से रिलीज नहीं होगा, बॉडी से रिमूव आउट नहीं होगा, तो ये एम्ब्रियो के अंदर ही कलेक्ट होता रहेगा, विच इज वेरी हार्मफुल एंड टॉक्सिक एंड मे लीड टू द डेथ. द वैस्कुलर एलेंटोकोरियन इज इन कॉन्टैक्ट विद द शेल मेम्ब्रेन एंड इट ब्रिंग्स अबाउट रेस्पिरेशन. क्योंकि ये जो है वो हमने कहा था कि एल्बुमिन लेयर को कोट करते हैं और उसके बाहर शेल होती है, तो ये शेल मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में है, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज में भी ये हेल्प कर रहा है. दैट मीन्स इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन. ठीक है जी, अब बात करते हैं योक सैक की. उससे पहले ये एक सिंपल सी पिक्चर एलेंटॉइस की, जिसमें अगर आप देखो, अब यहाँ पे ना ये जो पिक्चर्स है वो बहुत सिंपल इसलिए क्योंकि उसमें सिर्फ वही पार्ट दिखाया हुआ है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, बाकी पार्ट्स नहीं दिखाए हुए. तो यहाँ पे एम्ब्रियो से एलेंटॉइस जो है, एलेंटॉइस लेयर जो है वो कनेक्टेड है. कैसे कनेक्टेड है? थ्रू योक स्टॉक, सॉरी एलेंटॉइक स्टॉक. और हमने पढ़ा था कि ये जो होती है वो डिस्टल, मतलब इसका एक पार्ट कहाँ से कनेक्ट होता है, हिंड गट से. तो एक साइड ये गट से कनेक्टेड है, वहाँ से अराइज हो रही है, एलेंटॉइस बन रहा है. और हमने पढ़ा था कि ये किससे बना होता है, स्प्लैंक्टनिक, मेसोडर्म और एंडोडर्म से. ठीक है, उसके अलावा आई नो दिस टॉपिक इज क्वाइट डिफिकल्ट एंड इट इज नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड इन ईच एंड एवरी टर्म एज इट इज विच इज बीइंग गिवन. सो आई हैव आल्सो अटैच्ड सम सिंपल नोट्स जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अगर आपको वो वाले जो लेंदी नोट्स हैं वो समझ में नहीं आ रहे, ये पढ़ लो अपने हिसाब से, जो 5-6 पॉइंट्स हर एक लेयर के होते हैं, एटलीस्ट यू कैन पिक देम. ठीक है, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. दीज आर द क्वाइट सिंपल नोट्स ऑफ एलेंटॉइस. ये भी उसके फंक्शन एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, क्योंकि शेल से कनेक्टेड होता है तो कैल्शियम भी अब्जॉर्ब करता रहता है, जिसकी वजह से ये शेल को भी मेंटेन कर रहा है. शेल को मतलब हैचिंग के टाइम पे शेल रप्चर होती है, उससे पहले वो मेंटेन रहती है. नाउ डेवलपमेंट ऑफ योक सैक. तो बेसिकली हमने कहा था कि 4 लेयर्स होती हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस एंड योक सैक. एमनियन और कोरियन को हमने एक ही साथ पढ़ा, फिर हमने पढ़ा एलेंटॉइस के बारे में, एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज योक सैक. ड्यूरिंग न्यूरुलेशन द गट रीजन ऑफ द एम्ब्रियो हैज अ रूफ बट नो फ्लोर. जिस टाइम न्यूरुलेशन हो रही होती है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस कब शुरू हो रहा है, जब न्यूरुलेशन हो रही है, जब न्यूरल ट्यूब बननी शुरू हो रही है, मैंने बिगनिंग में ही बताया था आपको. ठीक है, तो उस टाइम पे एम्ब्रियो का गट रीजन बना हुआ है. द गट रीजन ऑफ द एम्ब्रियो हैज अ रूफ. उसकी रूफ है एंड साइड है, लेकिन उसका कोई फ्लोर नहीं है, उसका कोई बॉटम वाला पार्ट नहीं है. द वेंट्रल ओपन गट रेस्ट ऑन योक मास. तो जो लोअर पार्ट है ना वो किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, योक मास के ऊपर. अगर हम एक पिक्चर देखें इस तरीके से, ये आपको शुरू में भी पूरा उसमें दिख रहा होगा. ये एक अर्ली स्टेज की पिक्चर है जिसमें ज्यादा कुछ डेवलपमेंट, ज्यादा कुछ फोल्डिंग मेम्ब्रेन नहीं बनी. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो एम्ब्रियो रीजन है, ठीक है, इसके जो वेंट्रल साइड पे नीचे की तरफ इसको किसने सपोर्ट करा हुआ है, पूरा योक ने. ठीक है जी. द फॉर्मेशन ऑफ योक सैक फर्स्ट अमंग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज एसेंशियल. तो ये सबसे पहली मेम्ब्रेन है जो बनती है. ठीक है, सिंस न्यूट्रिशन इज सप्लाई टू द डेवलपिंग मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ योक सैक. क्योंकि योक सैक की हेल्प से, योक से ही सारा जो न्यूट्रिशन है वो एम्ब्रियो को मिल रहा है. द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्टोफ्लोर ग्रोज ओवर द योक एंड इवेंचुअली सराउंड द इंटायर योक टू फॉर्म योक सैक. जो स्प्लैंक्टोफ्लोर लेयर है, स्प्लैंक्टोफ्लोर कौन सी लेयर थी, जो हमने पढ़ा था मेसोडर्म से बनी थी प्लस एंडोडर्म से बनी थी. तो मेसोडर्म और एंडोडर्म से बनने वाली जो स्प्लैंक्टोफ्लोर लेयर है वो योक के ऊपर पूरा स्प्रेड हो जाती है, सराउंड करती है सारे योक को, और क्या बना देती है, योक सैक. मतलब योक का एक बैग, योक की एक लेयर. इट हैज इनर लाइनिंग ऑफ एंडोडर्म. जो योक सैक बन रहा है उसके अंदर वाली लाइनिंग कौन सी है, एंडोडर्म की, और बाहर वाली लाइनिंग कौन सी है, मेसोडर्म की. ठीक है,
नाउ द yolk sac in the beginning is joined by a white yolk stalk to the midgut of the embryo. अब ये जो yolk sac है वो एम्ब्रियो यहाँ है, यहाँ पे एक ये जो हो गया, ये हो गया yolk stalk, ठीक है। ये गट के कौन से रीजन से ज्वाइन है, मिड गट से, और जो एलेंटॉइस था वो कहाँ से कनेक्टेड था, हिंड गट से, ठीक है। बट लेटर ऑन एज द बॉडी फोल्ड मूव्स टुवर्ड्स वन अनदर beneath the embryo a floor of the gut is formed. तो फिर धीरे धीरे गट, इनिशियली हमने कहा था कि गट का कोई फ्लोर नहीं है, वो वेंट्रल साइड से ओपन है, लेकिन जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है उसका जो गट है वो भी बनना शुरू हो जाता है, इस फॉर्म एक्सेप्ट इन अ स्मॉल रीजन ऑफ द मिड गट वेयर इट कम्युनिकेट्स विद द yolk sac. धीरे धीरे करके एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा है उसका फ्लोर रीजन भी बन रहा है, सिर्फ एक पार्ट छोटा सा छूट जाता है जहाँ पे ये yolk stalk प्रेजेंट है, जो कि कनेक्ट कर रहा है, जो कि कम्युनिकेट कर रहा है किससे, yolk sac से। कम्युनिकेट का मतलब है जो भी न्यूट्रिएंट एक्सचेंज या जो भी उसका फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। So, but on later, as the body folds move towards one another beneath the embryo, a floor of the gut is formed, except in a small region of the midgut through which it communicates with the yolk sac. Thus, yolk sac cavity remains in continuity with the gut cavity. तो yolk sac जो है वो continuity में मतलब connected है gut cavity के साथ through yolk sac stalk. The endodermal surface of the yolk sac is thrown into folds called the yolk sac septa. देखो अभी हमने कहा ऐसे होता है, जो अंदर वाली लेयर होती है वो होती है एंडोडर्म, और जो बाहर वाली लेयर होती है वो होती है मेसोडर्म। अब क्या होता है, जो अंदर वाली लेयर है ना उसके अंदर ऐसे फोल्ड्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, yolk sac septa that penetrate into the yolk mass. तो यहाँ पे अगर आपको हल्का सा नजर आए, अभी मैं आपको एक और पिक्चर दिखाऊंगी जिसके अंदर और क्लियर नजर आएगा। The rich blood circulation develop into the splanchnic mesoderm of yolk sac. जो बाहर वाली लेयर है, mesoderm वाली लेयर है, वहाँ पे blood vessels richly present है, blood supply present है. These are paired vitelline arteries and veins now called the omphalomesenteric blood vessels. The endodermal cells of the yolk sac secrete digestive enzyme which digest the yolk. Basically ये दो पॉइंट्स मिक्स हो गए हैं। अगर हम blood vessels की बात कर रहे थे तो यहाँ पे जो blood vessels present है ये कौन सी है, vitelline arteries और veins present है, जिनको हम omphalomesenteric blood vessels बोलते हैं। तो बेसिकली yolk sac को जो blood circulation मिल रही है वो कौन सी आर्टरीज और वेन्स के थ्रू मिल रही है, विटेलाइन मेम्ब्रेन से आने वाली आर्टरीज और वेन्स के थ्रू, और इन्हीं आर्टरीज और वेन्स को, इन्हीं ब्लड वेसल्स को हम क्या बोल रहे हैं, ओम्फैलोमेसेंट्रिक ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, एंडोडर्मल सेल्स, क्योंकि ये जो ब्लड वेसल्स कनेक्टेड है ये कौन से रीजन से कनेक्टेड है, मीजोडर्मल से, बाहर वाले से, ठीक है। अब अगर हम बात करें उसके एंडोडर्मल, अंदर वाले सेल्स की, एंडोडर्मल सेल्स ऑफ yolk sac secrete digestive enzyme which digest the yolk. अंदर से एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं जो इस yolk को डाइजेस्ट कर रहे हैं। डाइजेस्टेड yolk is collected by left and right vitelline veins, both of which open into unpaired ductus venosus which opens into sinus venosus of the heart. अगर आपने हार्ट के बारे में पढ़ा हो तो हार्ट के अंदर जो चैम्बर्स होते हैं, डक्टस विनोसस और साइनस विनोसस, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो योक डाइजेस्ट हो रहा है, और डाइजेस्टेड पार्ट जो है, जैसे हमारी बॉडी में भी क्या होता है बेटा, जो फूड है वो जब हम ब्रेक डाउन होता है, डाइजेस्ट होता है, तो डाइजेस्ट होने के बाद वो फूड ब्लड में जाता है, ताकि ब्लड से वो जो फूड है, वो न्यूट्रिएंट है, पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो, पूरी बॉडी के अंदर मिले, ठीक है। यहाँ पे भी yolk sac क्या है, योग के अंदर पूरा न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल है, वो डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट होके वेन्स के थ्रू वो यहाँ से योग मास से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। फिर वो हार्ट के चैम्बर्स में जाएगा ताकि वो सर्कुलेशन के अंदर एंटर करे और पूरे एम्ब्रियो तक वो ट्रांसपोर्ट हो सके इजीली। yolk sac, तो बेसिकली yolk sac का काम क्या हुआ, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, एंड एब्जॉर्प्टिव सर्फेस बाय विच yolk इज मेड अवेलेबल टू द एम्ब्रियो। शॉर्टली बिफोर हैचिंग द श्रिवल्ड अप रिमेन्स ऑफ द yolk sac आर रिट्रैक्टेड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ द एम्ब्रियो। जब एग हैच होने वाला होता है, अब आप सोचो जिस टाइम तक एग हैच होने वाला है वो पूरा डेवलप हो गया, तो उस टाइम तक नियरली ये जो इतना बड़ा yolk sac था ना, ये काफी हद तक यूटिलाइज होकर सिर्फ थोड़ा सा रह गया होगा, ठीक है। तो ये सारा रिट्रैक्ट होकर, ये सारा कॉन्ट्रैक्ट होकर कहाँ अक्यूमुलेट हो जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में, मतलब कि एब्डोमेन में, एंड द वॉल्स ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी क्लोज बिहाइंड इट, और फिर इसके पास जो एब्डोमिनल कैविटी है वो क्लोज हो जाती है। द amnion, chorion, elentrios are devices by which the embryo can develop on dry land. मैंने पहले भी बताया था ये जितनी लेयर्स हैं ये इसको हेल्प कर रही हैं कि ये डेसिकेट ना हो और टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल में सर्वाइव कर सके। लेकिन जो yolk sac है वो yolk sac की जो हेल्प होती है वो किस लिए होती है, इट डेवलप्स फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ yolk, ताकि yolk जो है वो डाइजेस्ट हो, एब्जॉर्ब होकर yolk sac में, मतलब उस मेम्ब्रेन में चला जाए और धीरे धीरे एम्ब्रियो के अंदर जाना शुरू हो। और yolk sac जो होता है वो हमें एमनियोट्स में भी मिलता है, लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल में भी, और एनामनियोट्स में भी मिलता है, दैट इज फिशेस में भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई हुई है जिसके अंदर कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन, जो हमने पढ़ा था कि एलेंटोइस जो है वो कोरियोनिक लेयर के साथ फ्यूज हो जाता है, उसको बोलते हैं कोरियोनिक एलेंटोइक मेम्ब्रेन। So this was basic about the all four membranes. Now I'll show you the simple note, जो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये कोरियोन के बारे में कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जिसको हम सेरोसा बोलते हैं। ये एंटायर एम्ब्रियो भी होता है, लाइज आउटसाइड, लाइज क्लोज टू द शेल, दो लेयर से बना होता है, एक्टोडर्म और सोमैटिक मेसोडर्म, जिसको हम सोमैटोप्लूर बोलते हैं। इसके बीच में जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। कोरियोन डेवलप होता है सोमैटोप्लूर से, जिसमें एक आउटर एक्टोडर्म होता है और सोमैटिक मेसोडर्म होता है। रप्चर होता है एट द टाइम ऑफ हैचिंग, और इसके मेन फंक्शन होते हैं रेस्पिरेशन और प्रोटेक्शन। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था डायग्राम, आप देख सकते हो। अगर आप चाहो तो आपको सिंपल नोट, सिंपल लैंग्वेज में नोट चाहिए तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस amnion लेयर।
नेक्स्ट इज योग सैक का पिक्चर जो मैंने आपको बोला था कि जो अंदर वाली लेयर होती है उसमें सेप्टा बनने शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पे इस पिक्चर में आपको जो सेप्टा है वो बहुत क्लियरली नजर आ रहे होंगे. So this is about yolk sac, a simple information. Last one is allantois, and this is about allantois. With this, we are done with the video. Thank you for watching. This topic was not that easy. इतना simple, इतना easy नहीं है, थोड़ा confusing है. I think आप एक बार समझोगे, 2-3 बार उसको read revise करोगे तो जाके you can get it into your mind. Thanks for watching. Do subscribe, like, share, and most importantly, keep studying. And all the best for your exams. Thank you.